Academy. I am Komal Dikshit and I hope you all are fine. So today we start our chapter number 8, which is all about how to manage activities in our classrooms. Means आज हम अपने NIOS 502 का कोर्स 502 का चैप्टर 8 करने वाले हैं, जो कि है अधिगम क्रियाओं का नियोजन। जो हमारी लर्निंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनको क्लास में कैसे कंडक्ट कराया जाए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मीन्स कि इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, हाउ टू प्लान। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस है। अगर ये सारी चीजें हम बताऊंगी तो हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को ठीक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी टीचर की अंडरस्टैंडिंग पर बेस है, क्योंकि इसमें आपको एज अ टीचर का रोल करना है। मीन्स कि आप बच्चों को कैसे एज अ फैसिलिटेटर कैसे चीजें आप उनको प्रोवाइड करा सकते हो, बस सारी चीजें वही हैं। बहुत ये थोड़े से टॉपिक है जो हमको डिस्कस करने हैं, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर के खत्म होने के साथ ही 502 का 50% हम कवर कर लेंगे। 50% हमारा कवर हो जाएगा। मीन्स कि अब हम इस एबल हैं कि ये 502 बुक है हमसे क्या मांग रही है, हमसे क्या पूछना चाहती है, क्या चीजें हम इस लायक हो जाएंगे इस चैप्टर के बाद। ठीक है, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से अपने सारे चैप्टर्स की पहले की तरह क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा लर्निंग के बारे में, लर्निंग क्या है। इसके साथ ही हमने बंडूरा की थ्योरी डिस्कस करी, ब्रूनर की थ्योरी डिस्कस करी जो ब्रूनर ने दिया था, और थॉर्नडाइक की परिणाम एवं त्रुटि के बारे में हमने पढ़ा, बच्चा कैसे सीखता है, बहुत सारी चीजें पढ़ी। इसी के साथ इस चैप्टर में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पियाजे की डिस्कस करी। वाइगोत्स्की ने जो 3 तरीके की स्पीच दी हमने वो डिस्कस करा, कौन कौन सी स्पीच होती है, कौन कौन सी पर्टिकुलर एज में बच्चा बोलता है, वो सारा हमने डिस्कस करा था। उसके साथ ही हमने स्किनर और पावलोव की थ्योरी भी डिस्कस करी थी, साथ में कि निकाला गया व्यवहार क्या होता है और प्राप्त किया गया व्यवहार क्या होता है। ठीक है, दोनों से रिलेट करके कि स्किनर की थ्योरी क्या है और पावलोव की थ्योरी क्या है। उसमें हमने थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी डिस्क्राइब करी थी कि ये थ्योरी इनसे क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये हमसे क्या मांग रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें हमारे बहुत सारे अप्रोचेस थे, बहुत सारे मेथड्स थे, बहुत सारे चाइल्ड सेंटर मेथड थे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मेथड थे, अनुदेशात्मक विधियां वो हमने पढ़ी थी, बहुत सारे 5 तरीके के एक में उपागम पढ़े थे। और उसके बाद जब हम ना फोर्थ चैप्टर पे जब हम आए थे तो हमने मेथड्स पढ़े थे बच्चों को, जैसे विषय आधारित उपागम जो होता है, लर्नर आधारित उपागम क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है और खोज विधि क्या होती है। 5 तरीके के हमने मेथड पढ़े थे। योग्यता आधारित मतलब 5 तरीके की उसमें चीजें थी कि विषय आधारित, लर्निंग आधारित, बच्चों के ऊपर आधारित, और प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और सहकारी मेथड क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है। उसके अंदर हमने डिस्क्राइब करा था, डिस्कस करा था थोड़ा सा कि सहयोगात्मक अध्ययन और सहकारी अध्ययन में डिफरेंस क्या होता है, किसमें इंडिविजुअल प्राइज दिया जाता है, किसमें इंडिविजुअल ग्रेड्स दिए जाते हैं, सारी हमने चीजें डिस्कस करी थी। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, खोज विधि मेथड किसने दिया है, ह्यूरिस्टिक मेथड किसे बोला जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो ब्रेनफोर्ड का मॉडल है उसको क्या नाम दिया है, क्या किस मॉडल से बुलाया जाता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, इसके साथ ही हम अपने 5th चैप्टर पे आ गए थे, जो था हमारे ब्लॉक 2 में, जो हमारा ब्लॉक 2 है। तो ब्लॉक 2 में था कि जो हमारी चीजें हम मतलब जो ब्लॉक 2 है ना हमारा, बेसिकली वो हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट से है। एक साल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, 5, 6, 7 चैप्टर को एक साथ कर लेते हैं। 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था हमें क्लास में मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, और अगर हम कोई भी एक्टिविटीज कंडक्ट करा रहे हैं तो बच्चों का मैनेजमेंट कैसे करना है ना। बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी लाइक दिस, शुड बी लाइक दिस, हमने बहुत सारा पढ़ा। डिबेट करें तो ऐसे, डिस्कशन करें तो ऐसे, वो उस दिन एक्टिविटी में ध्यान आ रही थी, एक्सटेम्पोर था। तो ये सारी चीजें अगर हम डिस्कस कंडक्ट करा रहे हैं तो हमें कैसे करना चाहिए। फिर राइट टू एजुकेशन के अंदर हमने थोड़ी सी चीजें, 3 आर्टिकल हमको डिस्क्राइब करे हुए थे, वो हमने पढ़ा था। आर्टिकल 17, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 29। आर्टिकल 17 में पनिशमेंट बैन की हुई थी, धारा 24 में साफ टीचर्स के बारे में बताया था, टीचर्स को ये करना चाहिए, टीचर्स को वो करना चाहिए, टीचर्स की ये, टीचर्स वो। फिर 29 भी हमारी टीचर से रिलेटेड है, लेकिन उस टाइम पे हम टीचर्स की जो ड्यूटीज है हमारी बच्चों के प्रति तो 24 वाले में है, बट 29 में जो हमारे देश के प्रति या जो एक सोसाइटी के लिए टीचर्स की क्या ड्यूटीज हो सकती हैं, एक देश को टीचर क्या दे सकता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी 5th चैप्टर में। 6th चैप्टर में हमने TLM के बारे में डिस्कस करा था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो उसमें हमने देखा था टीचिंग लर्निंग मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य।
ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। उसमें जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बताया था, प्रक्षेपित सामग्री, प्रोजेक्टेड एड्स, अप्रक्षेपित सामग्री, नॉन प्रोजेक्टिव एड्स और एक्सपेरिमेंटल एड्स। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट बच्चों को ले जाते हैं। फर्स्ट जो था तैयार किया हुआ और बनाया हुआ, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस दो तरीके से हमने टीएलएम को डिस्क्राइब करा था, और हमने साथ में ये भी डिस्कस करा था कि टीएलएम हमारे लिए क्यों जरूरी है, एज अ टीचर हमको टीएलएम क्यों यूज करना चाहिए, टीचिंग एड्स और टीएलएम क्या होते हैं, और हमारे जो बुक है वो एज अ लर्निंग रिसोर्स या एज अ टीएलएम कैसे काम कर सकती है। उसके बाद हमने बहुत सारे पढ़े थे कि लर्निंग मतलब बुक के अलावा जो हम बच्चों का टीएलएम यूज कर सकते हैं, बुक के अलावा क्या क्या टीएलएम हो सकते हैं, कैसे बच्चों को लर्निंग करा सकते हैं। तो उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, लाइक लाइब्रेरी, लोकल मार्केट, लोकल इंस्टीट्यूशन जो हमारे आसपास है वहां जाने के लिए, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बहुत सारी चीजें हमने ऐसे डिस्कस करी थी हमारे चैप्टर 6 में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में था हमारा मल्टी ग्रेड सिचुएशन और मल्टी लेवल सिचुएशन। ठीक है, वो हमें एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से आता है, तो वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। मल्टी लेवल टीचिंग और मल्टी ग्रेड टीचिंग। तो मल्टी ग्रेड टीचिंग में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जब एक टीचर को बहुत सारी क्लास पढ़ानी होती है तो बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट वो यूज कर सकता है, वो हमने पढ़ा था। उस टाइम पे क्या क्या रणनीतियां टीचर यूज कर सकता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और इसके साथ ही हमने पढ़ी थी कि जब मल्टी ग्रेड टीचिंग हमने करनी होती है तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है, क्या क्या समस्याएं होती हैं। ठीक है, वो हमने पढ़ी थी। इसी तरीके से सेम मल्टी लेवल टीचिंग में हमने, उसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि जो राइट टू एजुकेशन है हमारा, राइट टू एजुकेशन, उसके तहत कितने कितने टीचर्स अलॉट हैं, प्रिंसिपल कब अलॉट है, कौन कौन से टीचर्स होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही जब हम आए थे फिर मल्टी लेवल टीचिंग में, मल्टी लेवल टीचिंग में इतना ज्यादा नहीं दिया था, सो हमने थोड़ा सा डिस्कस हमने भी करा था मल्टी लेवल टीचिंग क्या होती है, प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है और हम क्या करते हैं। ठीक है, अब जो है हम बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। ठीक है, 7 चैप्टर में एज अ टीचर 7 चैप्टर तक हम बहुत सारी टीचर कर सकते हैं। हमने बच्चों को देख लिया कि बच्चे कैसे सीखते हैं, हमने पढ़ लिया। हम बच्चों को किन किन तरीकों से पढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमने बहुत सारे मेथड्स देखे, बहुत सारे उपागम देखे, और चाइल्ड सेंटर मेथड भी डिटेल में थोड़े से एडवांस वाले हमने पढ़े। ठीक है, इसके बाद हम अब क्लासरूम मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट करना सीख रहे हैं क्लास का, बच्चों को पढ़ा रहे हैं अच्छे से, टीएलएम का यूज कर रहे हैं, और मल्टी लेवल टीचिंग भी हमने कर ली, मल्टी ग्रेड टीचिंग भी हमने कर ली। अब हम थोड़े थोड़े से परफेक्ट होने लग रहे हैं एज अ टीचर के लिए कि भाई हाँ सही कर रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है प्लानिंग, अधिगम क्रियाओं का नियोजन। ठीक है, अधिगम क्रियाओं का नियोजन हमने करना है, मीन्स कि हम जो एक्टिविटी कंडक्ट करा रहे हैं उसको हमको प्लानिंग के साथ करना चाहिए। अब इसमें इस चैप्टर में हमने यही डिस्कस करना है कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग क्यों जरूरी है, और एज अ टीचर हमको प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब आप पढ़ोगे अधिगम उद्देश्य से पहले एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उससे पहले, तो उसमें पैराग्राफ में डिटेल में आपको, डिटेल में तो नहीं, एक पैराग्राफ में बोला गया है कि किसी भी टीचर को जो उसके शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक लक्ष्य को एक नियमित टाइम में पूरा करने के लिए या प्राप्त करने के लिए ना योजना बनाना जरूरी होता है। ठीक है, योजना के थ्रू क्या होता है, टाइम की बचत होती है, हमारे समय की बचत होती है, और जो हमारी एनर्जी है उसकी बचत होती है, और जो हमारा काम है ना वो सिस्टमेटिक वे में चलता है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, क्रियाओं का नियोजन करना है, मीन्स कि हमें प्लानिंग करनी है। इसमें हमने एक्टिविटीज नहीं करवानी, हमने इसमें प्लानिंग करनी है कि प्लानिंग शुड बी लाइक दिस, कि हाँ इस तरीके से प्लानिंग हो सकती है या इस तरीके से हमको प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसमें, तो पहली बात तो प्लानिंग क्यों जरूरी है। तो देखो जब हम अपनी बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े बहुत फेमस लोग हैं कि वो अपने काम को कहते हैं कि जो आप कल करने वाले हो आप उसका टारगेट पहले से बना के रखो, आप लिख के रखो कि आप क्या करने वाले हो, प्लान करो। इससे क्या होता है, चीजें सिस्टमेटिक वे से होती हैं और हमारे दिमाग में ना एक टारगेट फिक्स हो जाता है कि हाँ हमें इतना करना है, इतनी मेरी जितनी आपसे हो सके। जैसा मान लो मैं बोलूँ मेरे से एक टीचिंग का पेपर नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है आपको पता है, और मैं बोलूँ मैं यूपीएससी क्लियर करूंगी, तो क्या पॉसिबल है। जब मेरे बस की टीचिंग का एग्जाम, मतलब ऐसा नहीं है, मीन्स एग्जाम्पल यहाँ पे ये होना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस है कितना ब्रॉड है। अब मैं उसके ऊपर ले लूँ कि मैं एक दिन में यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करके दिखाऊंगी, सो इज इट पॉसिबल, क्या ये हो पाएगा एक दिन में। मैं क्या, कोई भी, इवन यूपीएससी का टॉपर भी यूपीएससी का सिलेबस रीड भी नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा सिलेबस है। तो हम क्या करेंगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना लिख करके रखते हैं कि हम ये कर लेंगे। तो प्री प्लानिंग से क्या होता है, एक तो हमें पता होता है कि हमें आगे जाके क्या करना है, मतलब हमें कल क्या करना है, तो हम उस वेस्ट नहीं करते टाइम ढूंढने में कि हम आज हम ये करेंगे, हमें पता होता है हमें ये क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्स इकट्ठे करने लगते हैं। तो प्लानिंग क्यों जरूरी है,
हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को नियमित टाइम में पूरा करने के लिए हमारी जो है वो प्लानिंग जरूरी होती है, नियोजन करना जरूरी होता है। इससे समय की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, और जो काम होता है ना एक अच्छे से, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में और अच्छे से हो सकता है। ठीक है। और एक लाइन और है कि एक अच्छा टीचर वही है कि वो जो प्लानिंग बना रहा है, ठीक है, वो जो प्लानिंग बना रहा है, जो उसने प्लान करा है, एक अच्छा टीचर होगा ना, वो जैसे भी प्लानिंग करेगा अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट कराने के लिए सब कुछ वो पूरा कर लेगा। अदरवाइज इन केस एनी हाउ जो टीचर ने प्लान किया है वो उसके अकॉर्डिंग प्लान नहीं कर पाता, या फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता जैसे एक्टिविटीज उसने प्लान करी है, तो इट शोज कि उसकी प्लानिंग में कुछ कमी है, या फिर क्लास में वो जो एक्टिविटीज करा रहा है वो ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाया, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आई, या हो सकता है जो उसने प्रॉब्लम सोची थी उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, या फिर ये भी हो सकता है कि जो उसने प्रॉब्लम डिसाइड करी होंगी उसके वो उनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं कि प्लानिंग जो है टीचर के लिए मस्ट है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, वो एक लेसन प्लान हो सकता है, वो एक यूनिट प्लान हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग, मीन्स कि जिस भी को भी एक टीचर को प्लानिंग करनी है ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक टीचर जो प्लान करता है उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी एक्टिविटीज कंडक्ट हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या है, टीचर्स को अपनी जो वो एक्टिविटीज करा रहे हैं उसको कराने में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उनको ठीक कराना चाहिए या वो सारी चीजें सीखनी चाहिए। ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से कि पाठ्य और पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, पाठ्य और पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती है। तो देखो, पाठ्य सहगामी क्रिया तो हमें पता ही होगा, या फिर पाठ्य क्रिया पता ही होगा, पर फिर भी हम एक्सप्लेन करते हैं इसको अच्छे से कि पाठ्य क्रियाएं क्या होती है। देखो, पाठ्य क्रियाएं वो होती हैं जो एक टीचर को हर एक बच्चे के करने के लिए कंपलसरी है, मीन्स अनिवार्य है। मतलब पाठ्य क्रियाएं वो होती हैं जो एक टीचर को हर एक बच्चे के लिए करनी है, और पाठ्य सहगामी क्रियाएं वो होती हैं जो टीचर्स के लिए कंपलसरी नहीं है हर एक बच्चे के लिए। ये जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं इनको टीचर कंडक्ट कराएगा, बट ये बच्चों की चॉइस है कि वो उसमें कितना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कितना उनका पार्टिसिपेशन रहेगा। बट ये जो पाठ्य क्रियाएं होती हैं इसमें टीचर और बच्चे दोनों का 100% पार्टिसिपेशन होता है, 100% रोल होता है। आई होप ये चीज आपको नहीं पता होगी, या पता होगी तो बहुत अच्छी बात है, आपने पहले 9th पढ़ी होगी। तो पाठ्य और पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती है इस पे आते हैं। तो पाठ्य क्रियाएं आपको पता है कि सबको ये लगता है पाठ्य क्रियाएं क्या है, जो हम पाठ के दौरान कराते हैं, या जो पाठ हमारी क्लास में जो चीजें होती हैं वो पाठ्य है। और पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, हमारे पाठ को फुलफिल कराने के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। तो ये डेफिनेशन भी ठीक है, बट ये एक संकीर्ण नैरो डेफिनेशन है। इसकी पाठ्य और पाठ्य सहगामी क्रिया की एक बहुत वाइड डेफिनेशन है। तो वो डेफिनेशन क्या है, तो देखो, पाठ्य क्रियाएं वो होती हैं जो एक टीचर को हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी रूप से करनी होती है, जैसे कि बच्चे का एग्जाम लेना, बच्चे का टेस्ट लेना, बच्चे की अटेंडेंस लेना, बच्चे के जो चीजें हैं उसका रिकॉर्ड रखना, बच्चे का इवेल्यूशन, बच्चे का रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड बनाना, ये हर एक बच्चे के लिए उसको करना पड़ेगा। तो ये चीज, और एक बच्चे की कॉपी चेक करना, हर बच्चे को काम देना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉपी चेक करना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये है पाठ्य क्रियाएं। सिर्फ पाठ को पढ़ाना पाठ्य क्रिया नहीं है, पाठ में ही जो सारी चीजें करी जाती है ना, कॉपी चेक करना और इवेल्यूशन करना, रिजल्ट बनाना, एग्जाम लेना, टेस्ट लेना, टेस्ट चेक करके मार्क्स देना, तो पाठ्य क्रियाएं वो होती हैं जो एक टीचर को अनिवार्य रूप से करनी होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड चीज है हमारा पाठ्य सहगामी क्रिया। पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होती है, जो टीचर को 100% से कंपलसरी नहीं है, मीन्स कि ये टीचर करवा भी सकता है और नहीं भी करवा सकता, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सेकंड चीज की इसमें जो रोल होता है ना, बच्चे की अपनी मर्जी के अनुसार होता है, बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार होता है। अगर बच्चा चाहेगा तो पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज टीचर उसको फोर्स नहीं कर सकता कि तेरे को ये करना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट इसमें कर सकता है, मुझे कॉपी चेक करनी है तो मेरे को काम चाहिए तो मीन्स चाहिए। ठीक है। सो पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होती है, और ये भी इसकी डेफिनेशन ठीक है। जो पाठ को हम पढ़ाते हैं क्लास में, हम जैसे पाठ को पढ़ा रहे हैं तो कोई भी एक टफ आया है, टफ चैप्टर है, तो हम बच्चे टीचर क्या करेगा, उसका रोल प्ले करवा के दिखाएगा। तो वो जो रोल प्ले करवा रहा है ना, तो ये पाठ्य सहगामी क्रिया है। ठीक है, ये पाठ्य सहगामी क्रिया है जो रोल को अच्छा करने के लिए या पाठ को अच्छा करने के लिए पढ़ा रहा है। और पाठ्य क्रिया क्या है, इसमें पाठ पढ़ाना। बट सिर्फ इतनी डेफिनेशन नहीं है, पाठ्य सहगामी क्रिया बहुत तरीके की होती है, और सिर्फ पाठ को पढ़ाने के लिए नहीं की जाती। सिर्फ जो पाठ के साथ करी जा रही है, मीन्स हम ड्रामा करवा रहे हैं, हम फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं, या हम किसी टीचिंग एड का यूज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे पाठ्य सहगामी क्रिया है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं जो हम कर सकते हैं बच्चों को करने के लिए, मतलब उनका विकास करने के लिए हम एक्टिविटीज कंडक्ट करा सकते हैं। तो एक पूरे पेज का ना चार्ट दिया हुआ है, आप देखोगे तो इधर भी और इधर भी पूरे पेज पे चार्ट दिया हुआ है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए। ठीक है, कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती है। तो फर्स्ट वन इज उसमें दे रखा है, अगर आप बच्चे का शारीरिक विकास कराना चाहते हो, अगर आप बच्चे का शारीरिक विकास कराना चाहते हो तो आप इंडोर गेम एक्टिविटीज प्लान कर सकते हो, आउटडोर एक्टिविटीज प्लान कर सकते हो, और बागवानी करा सकते हो और खेलकूद करा सकते हो शारीरिक विकास के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है भाषा विकास के लिए क्या कर सकते हो। भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप डिबेट कर सकते हो, आप चर्चा विधि मतलब डिस्कशन करवा सकते हो, डिबेट करवा सकते हो, एक्सटेम्पोर कंडक्ट करा सकते हो, कहानी सुनवा सकते हो, या डिबेट हो गया, ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों को अच्छा करे, ऐसी कहानी, चर्चा, डिबेट, ये सारी चीजें। ठीक है, ड्रामा, और फिर एक पॉइंट दे रखा है कि सौंदर्यात्मक गतिविधियों के लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसमें है नृत्य है, गायन है, डांस है, योगा है, बागवानी है, ये सारी चीजें हम करवा सकते हैं सौंदर्य करने के लिए, मतलब सौंदर्यात्मक विकास करने के लिए बच्चे का, नाचना, गाना, कूदना, उछलना, ये सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करा सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट अगर हमने बच्चे का करना है तो बच्चे के लिए रोल प्ले करवा सकते हैं, जो आसपास हमारी विधानसभा है उसका बच्चे को दौरा करवा सकते हैं, आपस में गेम खिला सकते हैं कि उनकी सोशल स्किल डेवलपमेंट हो, सहकारी अधिगम करा सकते हैं। सो बहुत सारे इसमें दे रखा है। ठीक है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ सो दैट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो यही था कि शारीरिक विकास के लिए हम आउटडोर तथा इंडोर एक्टिविटीज, एथलेट घटना और बागवानी। फिर तो था मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्ले मॉडलिंग, टोकरी बनाना, ठीक है, बाइंडिंग करना, खिलौने बनाना, गत्ते का काम करना। भाषा विकास के लिए आपको बता दिया, वाद विवाद, कहानी, निबंध लेखन, अखबार पढ़ना। सौंदर्यात्मक विकास के लिए भी बता दिया, संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी, पेंटिंग, फूलों का त्योहार, लोकगीत। ठीक है, नागरिकता का अगर हमें विकास करना है बच्चों में तो सामाजिक त्योहारों को मनाना, राष्ट्र दिवस मनाना, विद्यालय उत्सव मनाना, नकली संसद, नकली अदालत कराना। ठीक है, सामाजिक विकास के लिए क्या कर सकते हैं हम, प्रातःकालीन सभा जो हम कराते हैं, रेड क्रॉस, वन संरक्षण एड। हॉबी का विकास के लिए एल्बम बनाना, फोटोग्राफी, भ्रमण, सिक्के जमा करना। दृष्टिकोण का विकास करना है तो पिकनिक, संग्रहालय, चिड़ियाघर, एक्वेरियम का दौरा, है ना, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक महत्व की यातना, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं किसके लिए, पाठ्य सहगामी क्रिया के लिए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया पाठ्य क्रियाएं क्या होती हैं, उसके बाद पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ठीक है, तो आपको इनका क्रियाओं का नियोजन कैसे करना है। ठीक है, क्रियाओं का नियोजन देखो, क्रियाओं का नियोजन ये आपको पता है, आप सब लेसन प्लान बनाते थे हम लोग, तो ये क्या है, पहले ना ये हो सकता है जो नियोजन आपको करना हो सकता है आपको मासिक रूप से करना हो। ठीक है, मासिक नियोजन करना हो, या हो सकता है आपको वार्षिक बनाना हो। ठीक है, हो सकता है आपको वार्षिक नियोजन करना है या वार्षिक नियोजन करना है। तो जब आप क्रियाओं का नियोजन करेंगे तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें बहुत सिंपल है। अगर आप क्रियाओं का नियोजन करने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप अभी हम मंथली की बात करते हैं, ठीक है, मंथली हम करने जा रहे हैं, तो मंथली में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास पीरियड्स है, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं। मीन्स कि देखो, जब हम हमारा मासिक प्लान बनाएंगे, ठीक है, हम पूरा प्लान बना रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास पूरे पीरियड्स कितने हैं और वर्किंग डे कितने हैं। ठीक है, वर्किंग डे कितने हैं, क्योंकि देखो हो सकता है कि कुछ कुछ महीनों में ना जो हमारे गेस्टेड हॉलीडेज है वो बहुत ज्यादा पड़े, जैसे कि अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, हम अक्टूबर ही ले लेते हैं। 2 अक्टूबर को संडे था, गांधी जयंती थी, 2 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक बच्चों की छुट्टी है। तो बच्चों को क्या है, इसमें जो वर्किंग ऑफ डेज है कंपैरिजन टू सितंबर कम है। इसमें टीचर को कितने वर्किंग डेज मिलेंगे, मींस 10 to 31 मिलेंगे, 20 वर्किंग डेज भी नहीं, मतलब 17-18 वर्किंग डेज मिल रहे हैं टीचर को। ठीक है, तो अब वो टीचर क्या करेगा, 17 डेज के अकॉर्डिंग अपना प्लान करेगा कि उसको 17 दिन है उसके पास, तो इसमें वो क्या क्या एक्टिविटीज करा सकता है। और जो ये मासिक प्लान बनाएगा सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं बनता, ये हर एक सब्जेक्ट का बनेगा, हमारे दोनों लैंग्वेजेस का, हिंदी इंग्लिश, साइंस, एसएसटी और मैथ्स। ठीक है, 5 का बनेगा, तो उसमें टीचर खुद देखेगा कि उसको कितने पीरियड्स किस में मिल रहे हैं, कैसे डिवाइड करना है, कितना करना है। और जैसे कि मान लो सितंबर है,
सितंबर में सिर्फ एक ही गेस्टेड हॉलीडे था, ठीक है, 30 दिन होते हैं, तो मान लो टीचर को मिल गए 24 दिन अप्रॉक्स, संडे वनडे निकाल के 24 दिन, तो देखो इसमें एक हफ्ता ज्यादा मिल रहा है ना टीचर को, तो टीचर को प्लान करना पड़ेगा कि वो कुछ ज्यादा एक्टिविटीज जो है सितंबर में करा दे और थोड़ी चीज कम रख ले अक्टूबर के लिए, क्योंकि अक्टूबर में वर्किंग डेज कम है। तो ये मासिक प्लान में आपको बनाते हुए ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जब आप वार्षिक प्लान बनाओगे, वार्षिक आप योजना बना रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब पूरा इतना बड़ा सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को आपको बांटना पड़ेगा छोटे छोटे पार्ट में, मींस मासिक में ही, मासिक के अंदर ही पूरे वार्षिक का प्लान बनाओगे, हर महीने का क्या, इस महीने ये हो जाना चाहिए, इस महीने ये, इस महीने ये, इस महीने ये, उसको, क्योंकि पूरे साल का तो हो सकता है सिलेबस, ठीक है, पूरे साल की योजना हमारी क्या होती है, सिलेबस, बट इस सिलेबस को कैसे पूरा कराना है वो भी तो हम लिखते हैं ना, जैसे प्राइवेट स्कूलों में जो सिलेबस आता है उसमें लिखा होता है दिसंबर में ये सब हो जाएगा, जनवरी में एग्जाम हो जाएंगे, मार्च में एग्जाम हो जाएंगे, दिन रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या है, ये वार्षिक प्लानिंग ही तो करी हुई है कि हर महीने से हिसाब से उन्होंने बांट रखा है, ठीक है। तो हम दो तरीके के प्लान में बांट सकते हैं, मासिक प्लान और वार्षिक प्लान। जब हम क्रियाओं का नियोजन करेंगे तो उसमें भी ना कुछ चीजें हमने ध्यान रखनी है, हमें क्या करना है कि जब हम ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम जो हमारा मासिक वार्षिक प्लान कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पीरियड कितने हैं, ठीक है। सेकंड चीज, हमें ये भी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ये जो हम एक्टिविटीज करा रहे हैं, मेक श्योर कि आपने जो प्लानिंग करी है उसी के साथ हो, और इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने पड़ेगा कि जो आपकी ये जो एक्टिविटीज हो वो आपकी सुविधा अनुसार हो, ज्यादा खर्चीली ना हो, कुछ इधर उधर का सामान ज्यादा ना हो। सेकंड चीज, लचीलापन हो, इनमें फ्लेक्सिबल हो कि अगर हमें कुछ डिमांड होती है या कुछ चेंज करना है तो हम टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब एक बार फिक्स बना ली कि हाँ भाई अगर इस दिन ये होगा तो यही होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है और टीचर्स को भी, क्योंकि कभी बच्चे हो सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एब्सेंट हो, किसी दिन बारिश हो गई या बहुत ज्यादा ठंड है, बच्चे स्कूल ही ना आए, हो सकता है किसी दिन टीचर एब्सेंट हो, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह होनी चाहिए, क्या क्रियाओं का नियोजन करना चाहिए, तो हमें टाइम वगैरह का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एक एक्टिविटी के लिए इतना टाइम कंडक्ट करा रहे हैं तो वो उसमें हो जाए। मान लो एक चैप्टर है तो आपने कहा है कि बच्चों को आप 4 दिन में पूरा कराओगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 4 दिन में ना उसको पूरा करा दो, ज्यादा मत खींचो, क्योंकि जितना आप ज्यादा खींचोगे तो आपकी जो मंथली प्लानिंग है आने वाले दिनों में है वो उसको इफेक्ट करेगी, ठीक है। और वार्षिक योजना में तो देखो आपको पूरा कराना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बच्चे के पेपर लेने होते हैं, पेपर के बाद रिजल्ट देना होता है, तो वार्षिक तो पूरा कराना होता है, थोड़ा सा आगे पीछे चल सकता है, बट आप मेक श्योर करना कि सिस्टमेटिक वे से सारी चीजें चलती रहे। अब क्या होता है इसमें पाठों की रूपरेखा, कि पाठ कितने प्रकार के होते हैं, मतलब पाठों की रूपरेखा क्या है, मतलब इसमें आपको पाठ योजना बनानी, तो इसमें दे रखा है एक तो इकाई योजना, एक पाठ योजना। तो ये क्या होता है, हमारा यूनिट प्लान, ठीक है, हमने बनाया हुआ है सबने, और ये होता है हमारा लेसन प्लान, ठीक है। तो जब भी हम डाइट में थे, हम स्कूल में पढ़ाने जाते थे, तो हमें लेसन प्लान डिलीवर करने होते थे, तो लेसन पढ़ाना ही था। तो इस रूपरेखा में क्या करा हुआ है, इकाई योजना का पूरा एक फॉर्मेट दे रखा है, और पाठ योजना का एक लेसन, मतलब पाठ योजना का पूरा लेसन प्लान का पूरा फॉर्मेट दे रखा है कि क्या कैसे क्यों होता है। तो अब पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हमारे 2 तरीके के पाठों की रूपरेखा हो सकती है, ठीक है। तो पाठों की रूपरेखा में इसमें यही करा हुआ है कि हमारे उद्देश्य होने चाहिए, एक तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, है ना, हर एक के होते हैं। तो हमारे लेसन प्लान के, कोई भी लेसन प्लान हो, चाहे यूनिट प्लान चाहे लेसन प्लान पाठ्य योजना, तो उसके एक तो सामान्य उद्देश्य होने चाहिए, विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए, पाठ का नाम होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, जो टीचर उसको डिलीवर कर रहा है उसका नाम होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए, उसके बाद फीडबैक होना चाहिए, पूर्व मतलब प्रीवियस ईयर पूर्व ज्ञान के क्वेश्चंस होने चाहिए, सो ऑन, ये सारी चीजें इसमें है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी इकाई योजना पे। अब इकाई योजना में क्या बात करी होती है कि जैसे जो हमारा सिलेबस होता है वो कई पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, कई पार्टों में वो बटा होता है। तो या तो अगर हमारे बुकों में जैसे अगर इकाई योजना के रूप में दे रखा है तो अच्छी बात है, मीन्स कि एक इकाई में 4 चैप्टर है, तो हमें पता है कि एक इकाई में मान लो 4 चैप्टर दे रखे हैं, तो हमें उन 1 2 3 4 चारों चैप्टर की इकाई योजना बनानी है, पूरा उनका प्लान बनाना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। बट अगर आपको इकाई में बांट के चैप्टर नहीं दी हुई, आपकी बुक इकाई में बांट के नहीं दी हुई, तो आप क्या करोगे, आप खुद ही अपने हिसाब से यूनिट बना लोगे, अपने हिसाब से इकाई बना लोगे। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका पदार्थ है, ठीक है, एक पदार्थ है, मैटर, स्टेट ऑफ मैटर दे रखा है, मैटर है इसमें, तो इसकी 3 अवस्थाएं होती है ना, ठोस, द्रव, गैस, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये क्या कह रहा है कि तो जो आपकी जो 3 चैप्टर होंगे इनसे रिलेटेड इसके अंदर आ जाएंगे, मीन्स आपने पदार्थ से रिलेटेड एक योजना बना दी, पदार्थ तो क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस की, जैसे ये इसका
ये आपकी विषय वस्तु है और ये आपकी क्या हुई, उप विषय वस्तु। मीन्स कि कोई टॉपिक है, इसका सब टॉपिक हो गया, ठीक है, सब टॉपिक। तो इसी तरीके से हमने एक क्या करना होता है कि हमारी एक टॉपिक होता है, ठीक है, एक टॉपिक हम अपने हिसाब से चूज कर लेंगे और उसके अंदर उसके सब टॉपिक डाल के हम उससे रिलेट कर सकते हैं। कि जैसे इसमें पदार्थ है, पदार्थ हमने इकाई का नाम दे दिया, तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। पदार्थ की अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर एक में है पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, पदार्थ में एटम कितने होते हैं, एक में अणु, परमाणु, ये सारी चीजें करके हम इकाई बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जब हमने एक इकाई अपनी कंप्लीट कर ली, वैसे तो जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स है वो 12th तक अपने आप ही यूनिट में डिवाइडेड है, ठीक है, यूनिट में डिवाइड मिली हुई है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुकें देखी हैं तो वो आपको मिलेंगी कि हाँ उसमें ऑलरेडी इकाई योजना बनी हुई है, ठीक है, सबकी। तो हमें क्या करना है, हमें इकाई योजना बनानी है, प्लान करना है और उसके बाद बच्चों का टेस्ट लेना है। और आपको पता है जब भी हम स्कूल में थे, 12th तक हमने क्लास स्कूल में पढ़ा है या फिर अभी हम स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो हम बच्चों के यूनिट टेस्ट लेते हैं। हम कभी भी ये नहीं बोलते बच्चों का टेस्ट है, जैसे 20 नंबर के होते हैं ना यूनिट टेस्ट। तो वो यूनिट टेस्ट क्या होता है कि जब हमने बच्चों को एक 3-4 चैप्टर करा दिए, मीन्स की एक यूनिट है उसके अंदर कुछ उसके सब टॉपिक्स आ रहे हैं, हमने उन यूनिट्स को बच्चों को करवा दिया, तो जस्ट टू चेक बच्चे का इवैल्यूएशन कि बच्चे का लेवल कहाँ पर है, बच्चा उस यूनिट में से कितना सीखा, बच्चे को आया या नहीं आया, या बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, बच्चे ने कितना सीखा, जस्ट उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, ठीक है। और अब तो जैसे पहले बोर्ड होते थे तो 100 नंबर का पूरा बोर्ड एग्जाम आता था, बट अब 80 नंबर का हमारा पेपर आता है और 20 नंबर का यूनिट, हमें 20 नंबर का बच्चों का टेस्ट लेना पड़ता है या टीचर अपने हिसाब से मार्क्स देती है। तो बच्चे का जो टीचर 20 नंबर बच्चे को किस बेस पे दे, तो जो टीचर का इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया होता है ना, वो यही यूनिट टेस्ट होते हैं। इन यूनिट टेस्ट को 2-2 बार यूनिट टेस्ट लेके 5-5 नंबर में कन्वर्ट करके, 5 नंबर फाइल के, 5 नंबर प्रोजेक्ट के, इट्स ऑल अप टू टीचर कि टीचर क्या करता है। बट हमारी डेली लाइफ में, मीन्स की हमारी जो स्कूल वाली लाइफ है उसमें यूनिट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमें बच्चे को जो लेसन प्लान बनाना चाहिए वो यूनिट के हिसाब से ही पढ़ाना चाहिए कि ये वाला चैप्टर बच्चे को इतने टाइम में कराएंगे, ये थोड़ा कम दे सकते हैं, इसमें से थोड़ा सा ज्यादा, तो इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ना कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक फ्लो में हम बस बच्चे को पढ़ाते ही चले जाएं, ठीक है। तो हम यूनिट प्लान बनाएंगे, यूनिट प्लान के अकॉर्डिंग फिर बच्चे का टेस्ट लेंगे, इवेल्युएशन लेंगे। तो कुछ चीजें जो यूनिट टेस्ट को बनाते समय जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा यूनिट प्लान एक तो सिस्टमेटिक वे में बने, उसमें टाइम निर्धारित हो, ज्यादा टाइम इधर से उधर ना हो, हम उसको फॉलो कर पाए, यही सारी चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारी पाठ योजना। पाठ योजना लेसन प्लान, हम लोगों ने कितने कितने लेसन प्लान बनाए हैं। अगर हमें एक दिन में 3 से 4 पीरियड लेने होते थे तो हम 4 लेसन प्लान डिलीवर करते थे एक दिन में, ठीक है। तो ये तो आप सब इसको पता ही होगा, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब बना चुके हैं हम लोग पाठ योजना लेसन प्लान। तो इसमें लेसन प्लान को थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करा हुआ है कि लेसन प्लान क्या होता है। जो पाठ हम बच्चे को कल पढ़ाने जा रहे हैं या परसों पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले ही उसके लिए प्लानिंग करके रखना कि हाँ हम बच्चे को ये पढ़ाएंगे, बच्चे को ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे। और मान लो मैंने इसमें चार्ट का यूज कर रही हूँ, बट हो सकता है बच्चों को चार्ट्स के थ्रू समझना है तो मैं फ्लैश कार्ड कर लूंगी, फ्लैश कार्ड का यूज करूंगी। अगर मैं एसएसटी का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ तो मैं मानचित्र अपने साथ लेके जाऊंगी, बच्चे को ग्लोब में से पढ़ाऊंगी। ये सारी चीजें, ठीक है, कि हम डिस्कस करके चलते हैं। ये सारी हमारी प्री प्लानिंग होती है, तभी तो ये योजना है, पाठ योजना, लेसन प्लान। और ये हमेशा कभी भी हमारा जो एक्टिविटीज है कंडक्ट कराने के बाद नहीं बनती, पहले ही बनाई जाती है, ठीक है। पहले योजनाओं को बनाया जाता है, फिर इनका अजम्पशन या करा जाता है कि मीन्स कि कितने टाइम, कितने पानी में है, मीन्स कि कितना हम इसको करवा पाए हैं बच्चों को, कितना नहीं करवा पाए, कितने की और जरूरत है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो पाठ योजना में क्या है, जो टीचर कौन सी क्लास के लिए, सबसे पहले तो हाँ इसमें क्लास भी बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है, इकाई योजना में भी, पाठों की रूपरेखा में भी। तो पहले तो हमारा लेसन प्लान किस टॉपिक पर है, हमारा लेसन प्लान किस क्लास का है, कितने मिनट का है, जैसे 40 मिनट में होगा, 30 मिनट में होगा, कितने में आपको डिवाइड करना है, क्लास क्या है, मैक्सिमम अवधि क्या है, और कौन सी क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हो, फिर उसके चैप्टर के विशिष्ट उद्देश्य क्या है या उस चैप्टर के सामान्य उद्देश्य क्या है। फिर हम बच्चे से पूर्व ज्ञान, उस चैप्टर से रिलेट करने के लिए पूर्व ज्ञान पूछेंगे कि भाई आता है क्या है, कहानी कहाँ हो। फिर बच्चों को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके अपनी तरफ लाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रस्तुतिकरण के बाद बच्चों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन देंगे, उसके बाद बच्चों से फीडबैक लेंगे कि कैसी लगी क्लास, क्या था, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, आप बताओ आपको कितना समझ में आया। दोनों तरफ से हो सकता है, जरूरी नहीं है फीडबैक हम बच्चों से लेंगे तुमको कितना समझ में आया, बताओ तुमको कितना समझ में आया, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। हम टीचर से खुद, बच्चे से खुद पूछ सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे, कितना ठीक लगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं उसमें। अब इसके बाद क्या है कि अब हमारे पास आती है, अब देखो पाठ नोट।
पाठ नोट या आप इसको डायरी बोल लो। आपको पता है ना, एक गवर्नमेंट स्कूल में हर एक टीचर को अपनी एक डायरी मेंटेन करनी होती है, जिसे हम टीचर डायरी बोलते हैं, जो टीचर डायरी होती है। जब हम स्कूल में पढ़ाने गए थे तब भी हमें डायरी मेंटेन करनी थी। तो उस डायरी में हम क्या लिखते थे कि जो पूरे दिन हमने पूरा दिन बिता लिया, ये बाद में होता था। डायरी नोट तो हमेशा हमें लिखना होता है जो हम पूरी दिन की जो हमारा रूटीन होता है डेली की, हमने क्या करा कैसे करा, वो सारी चीजें हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो एक टीचर डायरी होती है जो हमारे स्कूल में टीचर्स को मेंटेन करके रखनी पड़ती है। एक तो देखो टीचर्स डायरी होती है कि मॉनिटर कौन है, क्या हुआ, क्या है, क्या नहीं। ठीक है, और एक टीचर्स डायरी होती है जो हमारे टीचर्स का पूरे दिन का काम रिफ्लेक्ट करती है, कि जिसमें हम ना ये एनालाइज करते हैं कि हमने जो जो काम कराया क्या वो ठीक था, या उसका एनालाइज करते हैं कि जो एक्टिविटीज कराई हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो इन प्रॉब्लम को फेस जो हमें करनी पड़ी, इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे। नेक्स्ट टाइम मान लो सेम प्रॉब्लम हमारे साथ आती है तो हम कैसे डील करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हमारे साथ वो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि मतलब मान लो बहुत ज्यादा बेसिस पे बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, बच्चों में प्रॉब्लम आई जा रही है, या बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक से हमारे लेसन को कंडक्ट नहीं होने दे रहे, तो हम एक्शन रिसर्च बना सकते हैं। एक्शन रिसर्च के थ्रू बच्चों को इस चीजों को करने की कोशिश कर सकते हैं। मीन्स टीचर डायरी में कुछ नहीं होता, मीन्स टीचर डायरी बस हमें लिखनी होती है, हम पूरे दिन का काम लिखते हैं। काम इन द सेंस कि जो जो एक्टिविटीज हमने कराई, क्या करा, क्या हमें किसी को प्रॉब्लम आई, जैसे अभी तो पता ही कि करते होते हैं, बट जब हम डाइट में थे पता है क्या करते थे, पूरे दिन का काम, पूरा दिन का स्कूल का लिखना होता था। तो क्या लिखते थे, आज मैं 8 बजे स्कूल पहुंची, 10:30 पे लंच करा, इतने बजे छुट्टी हो गई, बच्चे बाहर खेल रहे थे, मैंने इतने चैप्टर करे, बस यही। बट रियल में जो टीचर डायरी का मतलब होता है वो ये होता है कि जो जो एक्टिविटीज हमने क्लास में कंडक्ट कराई, या जो लेसन प्लान हमने डिलीवर किया, कि इट वाज सफिशिएंट और नॉट, या हमको कुछ और मेहनत करने की जरूरत है, या कुछ पॉइंट्स और ऐड ऑन कर सकते हैं हम, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं से और अलग से ऐड हो सकती हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें निकालनी पड़ेंगी हमारी उसमें से, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो ये कुछ नहीं होता, एक ब्रीफ एनालाइज होता है हमारी एक्टिविटीज का, डेली एक्टिविटीज का जो हम करते हैं रेगुलर बेस पे स्कूल में, तो टीचर डायरी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। सो यही था चैप्टर 8 हमारा, एंड आई इसका ज्यादा टफ नहीं था कि अधिगम क्रियाओं का नियोजन कैसे करा जाए क्लास में। ठीक है, तो पाठ्य और पाठ्य सहगामी क्रियाएं हमने इसमें पढ़ी, फिर हमने पढ़ा क्रियाओं का नियोजन, पाठों की रूपरेखा, इकाई योजना, पाठ योजना और पाठ नोट, बस। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।